नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में कवर करेंगे और कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा इन सभी के बारे में भी डिटेल में कवर करेंगे। तो पहले आप इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह कहानी की तरह समझें और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जिससे आपको ये सभी टॉपिक आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? जो ग्लोब है यह क्या होता है? ग्लोब एक त्रिआयामी मॉडल है। जो ग्लोब है तो यह एक त्रिआयामी मॉडल है जो पृथ्वी या अन्य ग्रहों की सतह को दर्शाता है। जो ग्लोब है तो यह पृथ्वी या अन्य ग्रहों के सतह को दर्शाता है। यह एक गोलाकार आकार में होता है और इसमें विभिन्न भौगोलिक विशेषताएं होती है, जैसे कि महाद्वीप, महासागर, देश, शहर और पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई जाती है। ठीक है ना? जो ग्लोब है तो ग्लोब में बहुत सारे जो कि भौगोलिक विशेषताएं होती है। इसमें जो कि महाद्वीप, महासागर, देश, शहर और पर्वत श्रृंखलाएं आदि दिखाए जाते हैं। तो इसे एक बार और समझ लेते हैं कि ग्लोब कहते किसे है। जो ग्लोब है तो यह एक त्रिआयामी मॉडल है जो पृथ्वी या अन्य ग्रहों के सतह को दर्शाता है। यह एक गोलाकार आकार में होता है और इसमें विभिन्न जो कि विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि महाद्वीप, महासागर, देश, शहर, पर्वत श्रृंखलाएं आदि, ये सभी इसमें दिखाई जाती है। तो उम्मीद है आपको ग्लोब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना? यानी कि पृथ्वी के किसी भौगोलिक स्थिति है, इसका निर्धारण जो कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे समझ लेते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते किसे है। देखिए, यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचे बीच जो कि इक्वेटर है, यानी कि विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के जो समांतर में लाइन है, ठीक है ना, जो ये समांतर लाइन है, तो इसी समांतर लाइन को लेटीट्यूड कहा आता है, यानी कि अक्षांश रेखाएं। ठीक है ना? अब देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। जो पृथ्वी है तो पृथ्वी के जो वर्टिकली लाइन है, ठीक है ना, इस प्रकार की जो लाइन है और इसके ही समांतर जो बहुत सारे वर्टिकल लाइन है, इसे ही जो कि लॉन्गिट्यूड कहा आता है। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो लेटी हुई लाइन है इक्वेटर के नीचे और ऊपर, इसे जो कि लेटीट्यूड कहा आता है, और जो वर्टिकल रेखाएं है यानी कि जो सीधी रेखाएं है, इसे लॉन्गिट्यूड कहा आता है, यानी कि देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बने हुए जाल को ग्रिड कहा आता है, यानी कि अक्षांश और देशांतर दोनों मिलकर जो जाल बनाते हैं तो इसे ग्रिड कहा आता है। ठीक है ना? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते किसे है। जो इक्वेटर के समांतर लेटे हुए लाइन होते हैं उसे लेटीट्यूड कहा आता है, और जो पृथ्वी के सतह के जो कि वर्टिकल लाइन होते हैं यानी कि सीधी रेखा, तो इसे लॉन्गिट्यूड लाइन कहा आता है, यानी कि देशांतर रेखाएं। और इन दोनों के मिले हुए जाल को जो कि ग्रिड के नाम से जाना आता है। यह क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, इसीलिए इसे भी कवर कर दिए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इनके बारे में देख लेते हैं कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं और विषुवत रेखा किसे कहते हैं। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, इनके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, जो इक्वेटर है तो इक्वेटर पृथ्वी के सबसे मध्य में स्थित है। ठीक है ना? यह बीचों बीच में स्थित है। जो भूमध्य रेखा है तो यह पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। जो ऊपरी भाग है तो इसे
उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और जो नीचे के भाग है तो इसे जो कि दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है ना। और जो भूमध्य रेखा है तो इसके 23.5 डिग्री ऊपर यानी कि नॉर्थ में जो रेखा है तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है यानी कि कर्क रेखा। वही भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री यानी कि साउथ में जो एक लाइन है तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है यानी कि मकर रेखा। ठीक है ना। जो विषुवत रेखा है तो यह मध्य में स्थित है जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो भूमध्य रेखा के ऊपर में नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर जो रेखा है तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है यानी कि कर्क रेखा। और जो भूमध्य रेखा के नीचे यानी कि साउथ में 23.5 डिग्री पर स्थित है तो उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है यानी कि मकर रेखा। और भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री ऊपर यानी कि नॉर्थ में जो यह रेखा स्थित है तो इसे आर्कटिक सर्कल कहा जाता है क्योंकि जो आर्कटिक महासागर है यहीं पर स्थित है। और भूमध्य रेखा के नीचे साउथ में 66.5 डिग्री पर जो एक रेखा स्थित है तो इसे अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो अंटार्कटिक महाद्वीप है यह स्थित है। जो पृथ्वी है तो पृथ्वी के बीचों बीच एक सीधी देशांतर रेखा आती है 0 डिग्री पर, तो यह पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। जो इस साइड के भाग है तो इसे पश्चिमी देशांतर कहा जाता है और जो इस साइड के भाग है तो इसे पूर्वी देशांतर कहा जाता है। तो देखिए जो भारत है यह कहाँ पर स्थित है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध, देखिए यह उत्तरी गोलार्ध है इस साइड में ऊपर की तरफ, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में। ठीक है ना। इस साइड पूर्वी देशांतर है तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। मोस्ट VVI न जाने कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अक्षांश रेखाएं के बारे में, जो लेटीट्यूड लाइन है इनके बारे में देख लेते हैं, जो कि भूमध्य रेखा के समांतर लेटी हुई है। भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। यानी कि फिगर में भी आप देख सकते हैं, जो यह हमारी मान के चलिए पृथ्वी है। ठीक है ना। पृथ्वी के जो बीचों बीच है तो यह इक्वेटर है यानी कि विषुवत रेखा, और इसके जो समांतर जो कि रेखा खींची हुई है इसी को जो कि अक्षांश रेखा कहा जाता है, जैसे कि हमने पीछे समझा। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। जो भूमध्य रेखा है तो इसके उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। यानी कि मान के चलिए यह पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचे बीच जो कि भूमध्य रेखा है, तो इसके ऊपर यानी कि उत्तर में 90 जो कि अक्षांश वृत्त होंगे और नीचे भी 90 अक्षांश वृत्त होंगे। ठीक है ना। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। जो 2 अक्षांश रेखाएं होती है तो इसके मध्य की दूरी जो कि 111 किलोमीटर की होती है, और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 90 + 90 + 1 होती है, यानी कि 181 होती है। जो अक्षांश रेखाएं हैं तो जो कि भूमध्य रेखा के ऊपर 90 होती है, जो कि प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर होती है, और ऐसे ही नीचे यानी कि दक्षिण में भी 90 वृत्त होती है, जो कि सभी 1-1 डिग्री के अंतराल पर होती है। और जो एक है तो एक विषुवत रेखा है यानी कि भूमध्य रेखा। तो कुल मिलाकर 90 + 90 + 1 = 181 होती है। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 89 + 89 + 1 = 179 हो जाएगी। देखिए यह पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो कि भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के जो सबसे नज़दीक होती है
जो सबसे नज़दीक विड्थ होती है तो यह सबसे बड़ी होती है। जैसे जैसे यह ऊपर जाएगी इसकी विड्थ छोटी होती जाएगी और लास्ट में जाते आते यह एक पॉइंट बन जाएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार दक्षिण में भी ऐसे ही जाएगी और लास्ट में जाकर पॉइंट बन जाएगी। तो अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो यह तो बिंदु बन जाती है, इसीलिए इसकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है ना। बिंदु मान लेते हैं तो इसकी संख्या 2 घट जाती है। तो इस प्रकार इसमें बच जाती है 89 और 89 नीचे भी +1 भूमध्य रेखा इक्वल टू 179। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना। दो अक्षांश के मध्य की दूरी को जोन कहा आता है। जो दो अक्षांश के मध्य की दूरी है तो इसे जोन के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और इस स्लाइड को समझ लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक बार और इसे समझ लेते हैं जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, भूमध्य रेखा के समांतर ग्रोव पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को जो कि अक्षांश रेखा कहा आता है। यानी कि जो यह पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच जो कि भूमध्य रेखा है, तो इसके पूरब से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है तो इसे ही जो कि अक्षांश रेखा कहा आता है। ठीक है ना। भूमध्य रेखा के उत्तर से दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। यानी कि प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर जो कि 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं और एक जो कि भूमध्य रेखा होती है। इस प्रकार अक्षांश रेखाओं की संख्या जो कि 181 होती है और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मान ले तो अक्षांश रेखाओं की संख्या जो कि 2 घट जाएगी, जिसे बिंदु मानने हैं। तो इस प्रकार इसकी संख्या 89 + 89 + 1 = 179 हो जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि जो भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा से जो सबसे पास का अक्षांश वृत्त होगा यह सबसे बड़ी होगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यह छोटी होती जाएगी और जाते आते यह एक बिंदु बन जाएगी। इसी प्रकार नीचे भी दक्षिण में भी ऐसे ही होगी और नीचे जाते आते यह एक बिंदु बन जाएगी। तो यह एक बिंदु बन जाएगी। यदि इसे बिंदु मान लिया जाए तो इसकी संख्या 2 घट जाती है। ठीक है ना। तो बच जाएगी 89 + 89 और एक भूमध्य रेखा = 179। दो अक्षांश के मध्य की दूरी को जोन कहते हैं। जो दो अक्षांश वृत्त होते हैं तो इसके मध्य की दूरी को जोन के नाम से जाना आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत अथवा भूमध्य रेखा होती है। ठीक है ना। जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है तो वह जो कि भूमध्य रेखा होती है, क्योंकि ये एकदम सेंटर में होती है। इससे ऊपर जाने पे छोटा छोटा होते होते यह एक बिंदु हो जाती है। ठीक है ना। इसीलिए जो भूमध्य रेखा की विड्थ होती है यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,075.16 किलोमीटर की होती है। जो भूमध्य रेखा है तो इसकी कुल लंबाई 40,075.16 किलोमीटर की होती है। इसके बाद देख लेते हैं 2 महत्वपूर्ण तथ्य को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है। जो सूर्य है तो सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है। जैसे कि मान चलिए ये पृथ्वी है। ठीक है ना। पृथ्वी के बीचों बीच जो कि भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर जो कि कर्क रेखा स्थित है। ठीक है ना। वही 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा स्थित है। तो जो सूर्य है यह कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है ना। मोस्ट वीवीआई पॉइंट 21 जून को जो सूर्य है यह कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकती है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसके बाद है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को जो सूर्य है यह मकर रेखा के एकदम ऊपर चमकता है। ठीक है ना। जो मकर रेखा है तो यह भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर स्थित है। तो यह एकदम ऊपर चमकता है, जिस कारण इस दिन दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है ना।
दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन होता है, वही 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। तो सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर चमकता है, इस कारण इस दिन दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं भूमध्य रेखा से गुजरने वाले महत्वपूर्ण देश। जो भूमध्य रेखा है तो यह पृथ्वी के बीचों बीच में स्थित है, तो इससे जो देश गुजरते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जो कि 13 देश है जो भूमध्य रेखा से गुजरती है। सबसे पहले है साउथ अमेरिका का देश इक्वाडोर, फिर आती है कोलंबिया और फिर आती है ब्राज़ील। तो यह 3 देश जो कि साउथ अमेरिका का है। तो यहाँ से जो भूमध्य रेखा है यह अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करती है और सबसे पहले यह जाती है साओ टेम्प एंड प्रिंसिपल में, ठीक है ना। इसके बाद यह गैबोन में जाती है, इसके बाद कांगो में पहुंचती है, कांगो के बाद यह कांगो गणराज्य में पहुंचती है, इसके बाद यह युगांडा में जाती है, युगांडा के बाद यह केन्या में प्रवेश करती है, केन्या के बाद यह सोमालिया में प्रवेश करती है, सोमालिया के बाद यह एशिया महाद्वीप में पहुंचती है। एशिया महाद्वीप में सबसे पहले यह मालदीव में पहुंचती है, इसके बाद इंडोनेशिया में और फिर जाके लास्ट में पहुंचती है यह किरिबाती में। तो यह 13 महत्वपूर्ण देश है जो भूमध्य रेखा से गुजरती है। एक बार और इसे देख लेते हैं। तो 3 सबसे पहले महत्वपूर्ण देश है जो कि साउथ अमेरिका का है, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील। इसके बाद यह पहुंचती है साओ टोम और प्रिंसिपी में, इसके बाद यह गैबोन में पहुंचती है, फिर जाती है कांगो में, कांगो के बाद यह जाती है कांगो गणराज्य में, इसके बाद यह युगांडा में पहुंचती है, युगांडा के बाद यह केन्या में पहुंचती है, केन्या के बाद यह सोमालिया में पहुंचती है, ठीक है ना। तो यह थे अफ्रीका महाद्वीप के जो कि प्रमुख देश। इसके बाद यह पहुंचती है एशिया महाद्वीप में, तो एशिया में यह पहुंचती है मालदीव में, इसके बाद इंडोनेशिया में, फिर जाती है किरिबाती में। तो यह 13 महत्वपूर्ण जो कि देश है जो कि भूमध्य रेखा से गुजरती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं मकर रेखा से जो 10 देश गुजरती है इनके बारे में कि कौन से वह 10 देश है जो मकर रेखा से गुजरती है। तो मकर रेखा के बारे में अभी हमने देखा कि यह कहाँ पर स्थित है। जो पृथ्वी है तो पृथ्वी के बीचे बीच जो कि भूमध्य रेखा स्थित है और भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर जो कि मकर रेखा स्थित है। तो यहाँ से कौन कौन से देश गुजरते हैं देख लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले है साउथ अमेरिका का ही देश, तो वह देश है चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। यह 4 देश जो कि साउथ अमेरिका के हैं। जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है तो साउथ अमेरिका महाद्वीप से 4 देश जो कि मकर रेखा पर स्थित है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। इसके बाद यह जाती है अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये प्रमुख देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप के हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। इसके बाद यह पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर, ठीक है ना। जो मकर रेखा है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर पहुंचती है, तो इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक है ABC, PNB और MS। ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील, सी से चिली, पी से जो कि पैराग्वे, एन से नामीबिया, बी से बोत्सवाना, एम से मोजाम्बिक और ए से ऑस्ट्रेलिया, एम से मेडागास्कर और एस से जो कि साउथ अफ्रीका। तो ये 10 देश है जो मकर रेखा से गुजरती है, ठीक है ना। साउथ अमेरिका के जो 4 देश है वह है चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। अफ्रीका के है नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर और एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से।
तो ये 10 महत्वपूर्ण देश है जो मकर रेखा से गुजरती है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं कर्क रेखा से जो 18 देश गुजरती है इनके बारे में। भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जो ऊपर 23.5 डिग्री पर स्थित है इसी को कर्क रेखा कहा आता है। तो देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से देश गुजरती है। सबसे पहले है मैक्सिको। यह मैक्सिको से प्रवेश करती है, फिर बहामास में जाती है, फिर आती है पश्चिमी सहारा, फिर आती है मुल्तानिया, फिर आती है माली, उसके बाद आती है अर्जीलिया, फिर आती है नाइजर, इसके बाद आती है लीबिया, चाड, मिस्र, फिर आती है सऊदी अरब, इसके बाद आती है संयुक्त अरब अमीरत, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो ये सभी महत्वपूर्ण देश है जो कर्क रेखा से गुजरती है। तो आपको इन सभी के बारे में याद नहीं रखना है, कुछ महत्वपूर्ण देश है उन्हीं के बारे में याद रखना है। सबसे पहले है मैक्सिको। मैक्सिको को आपको याद रखना है कि यह कर्क रेखा से गुजरती है। इसके बाद आती है अर्जीरिया, फिर आती है सऊदी अरब, उसके बाद है संयुक्त अरब अमीरत, फिर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। यह महत्वपूर्ण देश है जो कर्क रेखा से गुजरती है। आपको 18 के 18 देश याद नहीं रखना है, सिर्फ ये 6 से 7 देश ही आपको याद रखना है, यही बार बार एग्जाम में आते हैं। मैक्सिको, अर्जीरिया, सऊदी अरब, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। यदि आप इन सभी को याद रखना चाहते हैं तो आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। देख लेते हैं। इसका ट्रिक है 5M BBCCT SUO और LAWN। देख लेते हैं इन सभी को। 5M से बनता है मैक्सिको, मुल्तानिया, माली, मिस्र और म्यांमार। 3B से बनता है बहामास, भारत और बांग्लादेश। CCT से बनता है चीन, चाड और ताइवान। SUO से बनता है सऊदी अरब, UAE और ओमान। ठीक है ना। SUO से बनता है सऊदी अरब, UAE और ओमान। उसके बाद LAWN से बनता है लीबिया, अर्जीलिया, पश्चिमी सहारा और नाइजर। तो आप ट्रिक से भी इन्हें याद रख सकते हैं कि जो कर्क रेखा से 18 देश गुजरती है इनके बारे में। ऐसे जो महत्वपूर्ण देश है उनके बारे में देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है इनके बारे में देख लेते हैं, यानी कि जो सीधी रेखाएं होती है, वर्टिकल लाइन, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये ग्लोब है और इनके जो समांतर सीधी रेखाएं हैं इन्हीं को जो कि देशांतर रेखा कहा आता है, और जो लेटी हुई रेखाएं हैं तो इसे लेटीट्यूड लाइन कहा आता है। तो देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा आता है। यानी कि जो उत्तरी ध्रुव होती है और जो दक्षिणी ध्रुव होती है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को ही जो कि देशांतर रेखा कहा आता है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती है। ठीक है ना। यानी कि ध्रुव है तो ध्रुव से यदि हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो इसकी दूरी बढ़ती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। यदि हम जो कि भूमध्य रेखा से जो कि ध्रुव की ओर जाए तो इसकी दूरी जो कि घटती जाती है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है यह बढ़ती है। यदि भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुव की ओर जाए तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिगर से समझ ले। मान के चलिए यह जो कि पृथ्वी है तो यह ध्रुव है, यहाँ पर नीचे में भी ध्रुव है। ठीक है ना। और बीच में जो भूमध्य रेखा है, यदि हम ध्रुव से जो कि भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो इसकी दूरी बढ़ती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो इसकी दूरी घटती है।
दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी 111.3 किलोमीटर जो कि भूमध्य रेखा पर होती है। दो देशांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच की दूरी जो कि 111.3 किलोमीटर की होती है। प्रति एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है, यानी कि प्रति एक डिग्री के अंतराल पर जो कि 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो कुल मिलाकर ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं होती है, यानी कि प्रति एक डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन रेखा यानी कि GMT या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर है, देख सकते हैं फिगर में भी, जो यह बीचों बीच जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, तो इसे 0 डिग्री जो कि देशांतर रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन रेखा यानी कि GMT अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। जो 180 डिग्री जो कि पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखाएं है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। इसी को आपको ध्यान में रखना है कि जो 0 डिग्री देशांतर होती है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। जो 2 देशांतर रेखा होती है, तो इसके बीच की जो दूरी होती है, तो इसे गोरे के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित जो देश है इनके बारे में। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है, उन सभी देश को देख लेते हैं कि कौन कौन से देश स्थित है, ठीक है ना। तो वह है UK यानी कि ब्रिटेन, फिर आती है फ्रांस, फिर आती है स्पेन, फिर आती है घाना और आती है अल्जीरिया और अंटार्कटिका। ये प्रमुख देश है जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ठीक है ना। UK, फ्रांस, स्पेन, घाना, अल्जीरिया और अंटार्कटिका ये प्रमुख देश है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा गुजरती है। और जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का निर्धारण किया जाता है, तो यह UK से किया जाता है, यानी कि ब्रिटेन से किया जाता है, जो कि ग्रीनविच नामक एक शहर है। इसी के नाम पर इसका नाम ग्रीनविच रखा गया है। देख लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा यानी कि GMT, इसी के द्वारा सभी देश का जो समय है यह निर्धारण होता है। देशांतर के आधार पर ही किसी देश का समय ज्ञात होता है, यानी कि जितने भी देश हैं उन सभी के समय जो कि इन्हीं पर जो कि निर्धारित होता है। विश्व के सभी देश ने सर्वसहमति से यह तय किया कि लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा से ही समय का निर्धारण किया जाएगा। जो जितने भी देश हैं विश्व में, यह सभी ने जो कि अपने सहमति से जो कि यह तय किया कि जो लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला है, इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो कि माना जाएगा और इसी को समय रेखा माना गया है। जो यहाँ पर यह एक लाइन है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। और जो 180 डिग्री इसके पूर्व में स्थित जो लाइन है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, तो यह लंदन के ग्रीनविच वेधशाला को माना गया है। तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए जो पूरब की ओर देश स्थित है वहाँ पर रोशनी पहले पड़ती है। जो पूरब की तरफ देश है यहाँ पर रोशनी जल्दी पड़ती है, और जो पश्चिम के देश है यहाँ पर रोशनी देर से पड़ती है।
यानी कि जो पूरब में देश है तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा हमेशा आगे ही होगी, ठीक है ना। और जो पश्चिम में देश है यानी कि जीएमटी से पीछे, तो यहाँ पे हमेशा समय पीछे ही होगी, ठीक है ना। अभी आगे समझेंगे कि कितना डिग्री आगे बढ़ने पर कहाँ पे और किस देश में कितना समय हो रहा होगा। अभी समझ लेते हैं कि कहाँ पर जो समय है यह कहाँ पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे समय कम होगा। जीएमटी के आधार पर यह समय का आकलन किया जाता है। देख लेते हैं। जो हमारी पृथ्वी है तो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो कि 24 घंटे में घूमती है, यानी कि 24 आवर इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 आवर इक्वल टू 360/24 इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है यह 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है ना। 15 डिग्री इक्वल टू 16 मिनट, यानी कि 1 घंटा में 60 मिनट होती है। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगती है। देख सकते हैं 16/15, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है यह 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगाती है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर रेखा इक्वल टू 4 मिनट। वही 15 डिग्री देशांतर रेखा इक्वल टू 16 मिनट, यानी कि 1 घंटा, यानी कि 15 डिग्री देशांतर रेखा इक्वल टू 1 घंटा। 1 घंटा यानी कि 15 डिग्री देशांतर। तो फिगर में आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, यदि यहाँ से 15 डिग्री हम आगे बढ़ते हैं, 15 डिग्री इक्वल टू 1 घंटा, तो यहाँ पे हमेशा +1 हो रहा होगा। मान के चलिए यहाँ पे जो जीएमटी है लंदन, तो लंदन में मान के चलिए 12 बज रहा है, तो 15 डिग्री देशांतर जाने पे यहाँ पर 1 बज रहा होगा, ठीक है ना, हमेशा आगे रहेगा। वही 30 डिग्री जाते हैं तो यहाँ पे 2 बज रहा होगा। वही 60 डिग्री आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे जो कि 4 बज रहा होगा। इसी प्रकार यदि पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमेशा समय पीछे ही होगा। यदि 15 डिग्री जीएमटी से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर यदि 12 बज रहा है तो यहाँ पे हमेशा 11 बज रहा होगा, ठीक है ना। वही 30 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 10 ही बज रहा होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देख लेते हैं। अब देख लेते हैं भारतीय समय की गणना। जो भारत की समय है इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। जो भारत है तो यह सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, अभी हमने पीछे देखा। और 15 डिग्री देशांतर रेखा इक्वल टू 1 घंटा। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होती है, तो 82.5 डिग्री इंटू 4 मिनट इक्वल टू 330 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होती है, तो 82.5 डिग्री इंटू 4 करेंगे तो 330 मिनट होगी। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है ना। 1 घंटा में 60 मिनट होती है, तो 330/60 करते हैं। यदि इसको काटेंगे तो 5 आवर और 30 मिनट आएगी, यानी कि जो भारत है यह जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना। इसीलिए आप कहीं भी देखे होंगे तो आपको इसी प्रकार समय देखने को मिला होगा, +5.30 मिनट, ठीक है ना। जीएमटी इस प्रकार लिखा होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार भारत की समय रेखा की गणना की जाती है। फिगर में भी देख सकते हैं। जो यह जीएमटी रेखा है तो भारत यहाँ पर स्थित है, यानी कि 82.5 डिग्री दूर पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे जो सूर्य की किरण है यह पहले आ जाती है, इसीलिए यह देश आगे है। तो 82.5 डिग्री यह आगे है इंटू 4 इक्वल टू यह 5.5 घंटा जीएमटी से आगे है। वही जो भी पश्चिम में देश स्थित है तो यह हमेशा पीछे होंगे। यदि हम जीएमटी से पीछे की ओर जाते हैं, 30 डिग्री देशांतर रेखा आगे बढ़ते हैं, तो 15 देशांतर रेखा इक्वल टू 1 घंटा होती है, तो 30 देशांतर रेखा इक्वल टू 2 घंटा होती है। मान के चलिए यहाँ पे 12 बज रही है, तो यहाँ पर 10 ही बज रहा होगा। वही हम इधर जो कि पूरब की ओर बढ़ते 30 डिग्री आगे, तो यहाँ पर 2 बज रहा होता, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर रेखा वाली कर्मिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना आता है। जो यह रेखा खींची गई है इसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा आता है, जो कि 180 डिग्री देशांतर रेखा पर खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसे कितना बार मोड़ा गया है, तो इसे मुख्यतः तौर पे 4 बार मोड़ा गया है। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और इसके सबसे नज़दीक बेरिंग जलमंडल मध्य स्थित है। ठीक है ना, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के निकट में कौन स्थित है, तो इसके सबसे निकट में स्थित बेरिंग जलमंडल मध्य स्थित है। तो चलिए अब देख लेते हैं जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनके बारे में। देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य है जहाँ से प्रश्न बनते हैं इनके बारे में। एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है, जो 3 रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, तो यह तीनों किस महाद्वीप से गुजरती है, तो वह इकलौता महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, बताइए। जो भूमध्य रेखा है तो इसे 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वह है कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, जो मकर रेखा है तो इसे 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वह है लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वह है माही नदी, जो कि भारत में स्थित है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, इसीलिए यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। जो भूमध्य रेखा है तो यहाँ पर सूर्य की किरणें जो कि लंबवत गिरती है, इसीलिए यहाँ पर दिन और रात जो कि बराबर होते हैं। पृथ्वी के चपटे होने का कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। जो पृथ्वी है तो पृथ्वी के चपटे होने का प्रमुख कारण यह है कि भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो इसका मान सबसे कम होती है, वही ध्रुव पर इसका मान सबसे अधिक होती है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी जो कि कांगो नदी है, जो कि 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो कि लिम्पोपो नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो कि माही नदी है। और एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है वह है अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई लाइन इसे क्या कहते हैं, तो इसे अक्षांश रेखा कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 अक्षांश के मध्य दूरी कितनी होती है, तो इसकी दूरी 111 किलोमीटर की होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो इसकी संख्या 179 होगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश कौन है, बताइए। भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश इनमें से कौन है, यानी कि इक्वेटर से कौन सा देश गुजरते हैं, तो वह है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से गुजरने वाले देश कौन से हैं, तो वह होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी, चिली, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कर्क रेखा से गुजरने वाले देश नहीं हैं, बताइए इनमें से कौन सा देश है जो कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, तो वह है ऑप्शन डी, इक्वाडोर। बाकी के ये तीनों जो कि कर्क रेखा से गुजरते हैं। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखा में क्या परिवर्तन होती है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाएं घटती है, ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देश कौन से है? तो ये इनमें से कौन से देश है जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो वह होंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भारत कितना डिग्री देशांतर पर स्थित है? जो भारत है तो यह कितना डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो यह 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यह GMT से 5.5 घंटा जो कि आगे है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो वह है ऑप्शन सी, माही नदी। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है तो वह होगा ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।